नमस्कार एवरीवन। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी। एक्चुअली वो वीडियो तो क्या था कि एक रिएक्शन था जो कि हुआ हमारे दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसको लेकर के। पर आज मतलब सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद, समझने के बाद, बहुत सारे सोर्सेज फ्रॉम यूट्यूब, नॉर्मल मीडिया, प्रिंट मीडिया और आपका जो ट्विटर जो अब एक्स कहलाता है उससे, MIA, बहुत सारी जगह से सब कुछ समझने के बाद आज कुछ सिंपल जो कहानी समझ आई है उसके बिहाफ पे ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। साथ ही साथ बिहार का इलेक्शन पूरा हुआ है तो उसका वीडियो और एक एग्जिट पोल जो मैंने लास्ट टाइम अपना बोला था उसके ऊपर मेरे जो राय है, जो कि अभी बाकी कई सारी एजेंसीज के एग्जिट पोल आए हैं उसके बिहाफ पे देखते हुए, तो उसको लेकर के ये मेरा एक छोटा सा वीडियो रहेगा। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 2 टॉपिक हैं तो उसको उसी हिसाब से निपटाएंगे। तो सबसे पहले जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ उसको लेकर के, तो जो फैक्ट्स निकल के आए हैं वो ये हैं कि जो बम विस्फोट हुआ ये उनकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं थी। ये हड़बड़ाहट में किया गया विस्फोट था कि जो कल्प्रिट थे उनको समझ आ गया था कि उनके पीछे एजेंसीज लगी हुई हैं, वो पकड़े जाएंगे। उनका कई सारा सामान पकड़ा गया है, कई 100 किलो अमोनियम नाइट्रेट और कई 2,900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, कई 100 किलो RDX, उसके अलावा गन्स जिसमें हैंड गन्स, AK-47 सब कुछ आता है। उसके अलावा लिंक्स मिले हैं क्रिप्टो वॉलेट से लेके, क्रिप्टो करेंसी से लेके, फॉरेन फंडिंग के। पर इस सारे मुद्दे के बीच में ये बात आई जो ये कहा जाता है कि एजुकेशन विल रिफॉर्म अ पर्सन। या फिर ये आता है कि गरीब और जाहिल हैं इसलिए आतंकवाद के उसमें कूदे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेडिकल इस्लामिस्ट है वो रेडिकल इस्लामिस्ट है, ये आपको बात तौर पे खुले मुंह से बोलनी पड़ेगी। कई बात वही थी कि पिछले 10-11 साल, 12 साल से बॉर्डर एरियाज के अलावा जो अपना हार्टलैंड है इंडिया का, वहाँ कुछ हो नहीं रहा था, कोई बड़ी साजिशें कर नहीं पा रहे, सब कुछ नाकाम हो रहा था। चाहे फिर वो हज़ारों की तादाद में डेटोनेटर्स पकड़ा जाना हो बंगाल से, कई 100 किलो विस्फोटक पकड़ा जाना हो यूपी से, बिहार से पकड़ा जाना हो, नक्सल जो आपकी जो पहले कहा जाता था कि नेपाल से लेके और आपका आंध्रा और यहाँ तक का पूरा एक बेल्ट थी जिसको रेड कॉरिडोर बोला जाता था, उसका खींचते खींचते कम होते होते इतना कम हो जाना कि वो सिर्फ 3 इलाकों के अंदर रह गई और उसकी एक डेडलाइन फिक्स की गई है गवर्नमेंट द्वारा कि 2026 मार्च के एंड तक वो उसको एकदम शून्य पे लेके आएंगे। तो जो मैं बोल रहा था, ये नैरेटिव रह जाता है कि वो बेरोज़गार हैं या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हो पाते, इस वजह से वो आतंकवाद की तरफ जाते हैं। इस प्रकरण ने ये साबित किया है कि जिसको इस्लामिक कट्टरपंथी होता है वो इस्लामिक कट्टरपंथी होता है। उसके लिए कोई पढ़ाई, कोई नौकरी, कोई प्रोफेशन, कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए सिंपल सी एक बात हो जाती है कि वो रेडिकल है तो उसकी सारी पढ़ाई, सारे सब कुछ ज़ीरो है। फिर वो सिर्फ एक ही चीज़ समझता है और फिर वो फट जाता है। वही होता है आखिरी में। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। तो सारी समझने के बाद बात ये निकल के आई है कि शुरुआत हुई है जम्मू एंड कश्मीर से, एज ऑलवेज। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 2 डॉक्टर्स का नाम आया। उसके बाद वहाँ पे 5 ओवरग्राउंड वर्कर्स, ठीक है, जिनको OGW बोला जाता है, वो एक इमाम, ऑब्वियसली कोई तो चाहिए ना जो इनको एकदम जिहाद के नशे में एकदम चूर रखे, भड़का भड़कू के तैयार करके एकदम इनको एकदम चार्ज्ड अप हो, वो ज़रूरी है। उसके बाद 2 डॉक्टर्स वहाँ से पकड़े गए जो कि हैंडलर थे, उनके नाम आए। फिर वो लिंक निकल के आया फरीदाबाद तक, सहारनपुर तक,
फिर एक फीमेल डॉक्टर पकड़ी गई लखनऊ से, 2-3 डॉक्टर पकड़े गए गुजरात से। गुजरात वाले तो अलग ही चल रहे थे, ये तो फिर भी वही अपना पुराना हिसाब किताब चला रहे हैं कि मतलब छाती पे बम फांद के फटना है, लेकिन उनका अलग चल रहा है, नहीं ऐसे नहीं, हम बायोलॉजिकल वॉरफेयर करेंगे। वो जहर बना रहे हैं जिसका कोई ट्रेस नहीं मिलता, राइसिन, वो भी किस हिसाब से, हम हजार मतलब इतना सा राइसिन आदमी को खत्म कर दे, उसका ट्रेस नहीं ढूंढ पाए गए। वो लगे हुए हैं कि हम सैकड़ों उसकी में बनाएंगे और फिर उसको भंडारों के हिसाब से प्रसाद में कहीं और मिला करके अपना काम खत्म, हमने सारे हिसाब कर लिए पूरे और देश को तोड़ने की तैयारी। अब मुझे कोई ये बोले कि भाई टेररिज्म का कोई मज़हब नहीं होता, या कि ये भड़काए हुए, ये फैलाए हुए फुसलाए हुए, नहीं भाई, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स थे वो, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड विद अ गुड जॉब, सब कुछ सेटेड सॉर्टेड एकदम, सारा सब कुछ तैयार। और लेकिन वही वाली बात है, सब कुछ जुड़ा हुआ किससे है, एंड मोमेंट पे आतंकवाद से। इन सबका एक लिंक अब निकल के आता है उमर, क्योंकि बताया जा रहा है कि आखिरी में उसी ने अपने डेटोनेट किया गाड़ी को, और जो चांदनी चौक में फटी है लाल किला के मेट्रो स्टेशन के पास में। ये सारी चीज़ें ये बताती है कि पहली बात तो जहाँ वो गाड़ी फटी वो उसका मेन एरिया फटने के लिए नहीं था, वो कहीं जाने की कोशिश कर रहा था। अब वो कहाँ कहाँ जा सकता है उस पर कई सारी स्पेकुलेशन। और कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम वाले, उनकी भी पद यात्रा उसके थोड़ा आगे एरिया से हो रही थी, वहाँ तक पहुँचना चाह रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि उस नहरी मस्जिद में गाड़ी गई थी, उसके बाद वो बाहर निकल के पल्ली तरफ से और थोड़े भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाके फटना चाह रही थी। तो कई सारी चीज़ें आई हैं निकल करके, लेकिन मेन बात ये निकल के आई है कि हिपोक्रेसी इस देश में अलग लेवल पर चलती है। बनस्पत इसके कि जिन बार 13-14 लोगों की जान गई, जो 24 लोग घायल हैं, अपनी आखिरी सांसों पे अपने ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं, वो सब गए भाड़ में। जो लेफ्ट विंग नैरेटिव सेट होना शुरू हुआ, उसका जो गुस्सा देखना जो आया है और जो उसकी हिपोक्रेसी दिख रही है, उस पर तो मैं सिंपल सी एक बात बोलूँगा कि इस्लामिक जिहादियों से ज़्यादा खतरनाक ये लोग हैं, और मुझे इस बात को बोलने में कोई शर्म नहीं है। सबसे पहले देश, उसके बाद प्रदेश, उसके बाद आपका लोकल एरिया, आपका परिवार, फिर आप आते हो। अगर आप ऐसे नहीं समझते और आपके हिसाब से कुछ और आपके मॉनेटरी गोल ज़्यादा ज़रूरी हैं या और कुछ ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर सिंपल सी बात है, आप ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको ना सुने, क्योंकि फिर आपको काफ़ी दिक्कत महसूस होगी। हो सकता है हार्ट अटैक से आ जाए, क्योंकि इतनी सच्चाई आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सच्चाई सुन ही नहीं सकते। तो मोटी मोटी बात यह है, हमारी एजेंसियों पे सवाल उठाना बंद कीजिए। लोग कह रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसियाँ फेल हो गई, होम मिनिस्टर को रिज़ाइन दे देना चाहिए, ये कर देना वो कर देना चाहिए। 12 साल से इस देश के हार्टलैंड एरिया के अंदर एक भी मेजर एक्टिविटी नहीं कर पाए वो सक्सेसफुली। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का जो रेड कॉरिडोर था, उसको खींच के समेट के उसका गला घोट के उसको इतना ख़त्म करके एकदम अमित शाह ने साबित करके दिखाया कि जो अगर पॉलिटिकल विल हो, आपका विजन क्लियर हो और आप में एक साफ लीड करने की क्षमता हो विद रूथलेसनेस, तो आप ये अचीव कर सकते हैं। आप सबसे बड़े खतरे इस देश के को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 0.5% जो देश के अंदर है वो कुछ ना कुछ तो करेगा। और ये जो हुआ है उसके बाद मैं तो सिंपल सी एक बात बोलूँगा, जिन्होंने ये किया है उनको फांसी से नीचे की सज़ा नहीं होनी चाहिए। वैसे हमारे यहाँ ऐसे क्रूर सज़ा नहीं है देने के लिए, तो फांसी से नीचे की सज़ा नहीं।
ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कुछ साल बाद उनको रिहा कर दिया जाए, उनको उम्र कैद दी जाए। इन सारों को, इनका प्रोफेशनल सब जीरो, इनकी सारी डिग्रियां रद्द हों, इनके घर वालों तक को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि भाई अब तुम्हारी परवरिश में कमी है, तभी ऐसे हुआ है, तुमने अपना ध्यान नहीं दिया। ऐसी कोई जिहादी नहीं बनता। ये देश इतना सुरक्षित इसलिए है कि अब चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने, इस देश का मुसलमान भी चाहता है कि वो सुरक्षित रहे, वो कॉपरेट करता है, वो अब सारी एजेंसियों के साथ कॉपरेट करता है। इस देश में हजारों हजार सैनिक हैं, पुलिस वाले हैं, ठीक है, सरकारी कर्मचारी हैं जो मुसलमान हैं, जो इस देश से उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करता हूँ, आप करते हैं, सब करते हैं। तो मुसलमान अलग से गलत नहीं है, मैं क्लियर बात बोल रहा हूँ। लेकिन इस्लामी जिहादी, जिनके दिमाग में सिर्फ जिहाद भरा है, जिनको सिर्फ नाश के अलावा कुछ नहीं दिखता, ये बात उनके लिए है। उनका कुछ नहीं कर सकते आप, उनको आप क्या कितना ही समझा लो, कितना ही बोल लो, कोई फायदा नहीं है। उनका सिंपल सा एक चीज होनी चाहिए, ये पकड़े जाएं तो इनको फांसी, और ये भागने की कोशिश करते तो इनकी गोली। भाई कब तक हम अपने बच्चों के, अपने साथ के अपने भाइयों की लाशें देखते रहेंगे? उन 14 लोगों का क्या गुनाह है कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं और अपनी शॉपिंग वॉपिंग करने गए हैं? जी वो तो विक्टिम है इसलिए फट गए तो मर गए। क्या ये अटैक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके नहीं था? अब लोग कह रहे हैं वहां पे एक मुसलमान भी भाई मरा है, तो मैं उसके लिए सहानुभूति उतनी ही रखता हूँ जितनी बाकियों के लिए रखता हूँ। लेकिन ये बात क्लियर है कि जिन्होंने ये अटैक किया है उनका मकसद था कि वो हिंदुओं पे और जो बाकी कम्युनिटीज हैं गैर मुसलमान, उनको टारगेट करके कर रहा है उन्होंने। ये बात बहुत क्लियर है, मेरे को इसको बोलने में कोई शर्म नहीं है। ये जो हुआ है ये पूरी तरह से एक इस्लामी जहादी कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है। उनके ऊपर हमने क्रैकडाउन शुरू किया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जम्मू कश्मीर, वहाँ से ट्रेस होते होते हरियाणा के अंदर फरीदाबाद का एरिया, फिर गुजरात जहाँ पे रायसेन को पकड़ा गया, उसके जो बना रहे थे उनको पकड़ा गया, उसके बाद सहारनपुर, लखनऊ। ये टोटल जो मैप है ये पिछले एक हफ्ते में पकड़ा गया था। हजारों किलो अमोनियम नाइट्रेट को रोका गया उसकी फाइनल शक्ल आने से, हजारों और लाखों लोगों की जान बचाई गई। एक रायसिन नामक जहर को रोका गया आपके खाने में मिलने से, ठीक है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा था ये, जो कि सबसे कंडेमनेबल चीज होती है। न्यूक्लियर से भी ज्यादा कंडेमनेबल होता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर, क्योंकि ये हमारे ऊपर दामना चाह रहे थे। और अगर इसके बाद भी लोग, किसी को दिक्कत है कि भाई आपने हमारी जो सेनाएं हैं वो नहीं रोक पाई, हमारी ये नहीं रोक पाई, तुम जाके डूब के मरो। इस गवर्नमेंट जितना सेफ कोई नहीं कर सकता। पर वही वाली बात है, अगर उसके पास था सामान, वो आखिरी में भागते भागते फट जाए तो कैसे रोक देगा कोई उसको? लोग उसके पीछे भी तो पकड़ने के लिए निकले ही हुए थे। उन हजार बातों की कभी बात नहीं होती। इतनी थैंकलेस जॉब है इन लोगों की जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज में काम करते हैं, उनको कभी उनके काम की आवाज नहीं मिलती। लेकिन हाँ, जब वो चूक जाते हैं, उनका एक जो इंसिडेंट चूक जाता है, जिस उस पे उनको लानतें खूब देने आ जाते हैं। नंबर बनाने बंद करो, व्यूज बनाने बंद करो। सिर्फ क्लिक बेट के लिए फॉल्स चीजें नहीं फैलानी चाहिए। मैं भी रुका, बहुत सारे लोगों ने रुका, एनालिस्ट के अपना जो भी है क्लियर बात लेके क्लियरली सामने आए। अब बात क्लियर है ना कि 2 डॉक्टर उधर से आए कश्मीर से, फरीदाबाद में लिंक मिला, सहारनपुर में पकड़े गए, लखनऊ से पकड़े गए, गुजरात के अंदर से पकड़े गए, तो पकड़े गए ना। लिंकेजिंग सेट करनी पड़ती है, इनको ढूंढना पड़ता है, इस सब चीज में टाइम लगता है, वक्त के साथ साथ पैसा लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, इंटेल लगते हैं। वो इंटेल आपके एआई से बैठे बैठे फोन पे नहीं आती है, उसलिए कितने सालों तक आपको अपने कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं।
और वो कनेक्शन और कोई नहीं, वो भी मुसलमान ही बनते हैं। वो मुसलमान जिसको इस देश से प्यार है। इससे पहले कोई गलत बात बोलना चाहे, मैं बात बहुत क्लियर कर रहा हूँ। इस देश में शांति का एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ के मुसलमान भी हैं, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज में भी काम करते हैं, पुलिस में भी काम करते हैं और बाकी जगह भी। लेकिन हाँ, ये बात मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ कि टेररिज्म इज derived from a root nonsense thing that is called Islamic jihadism। मुझे इस बोलने में कोई शर्म नहीं है। अब जो किसी को इसमें दुख हो, जाके डूब के मरो, रो। ये सारा होने के बाद अब लोगों ने फिर कहा कि बीजेपी किसी काम की नहीं। 26/11 जब हुआ उसके बाद राहुल गांधी जी पार्टी कर रहे थे। जब उसकी समीक्षा के लिए लेके गए तो वहां पे रामगोपाल वर्मा को लेके गए थे, क्या आपकी अगली पिक्चर के लिए आपको लोकेशन दिखा के लाते हैं। जब उनको कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने क्या बोला कि ये तो आरएसएस की साजिश है। मतलब इतने लोग मर गए, इतना थर्ड क्लास लेवल का जर्नलिज्म हो रहा था कि वहां पे माइक पकड़ के जहां जहां हमारी फोर्सेस जा रही हैं, जो मूवमेंट हो रही है, वो लाइव टेलीकास्ट करी जा रही है कि पाकिस्तान में लोग बैठ के देखें और अपने यहाँ पे उनको कम्युनिकेट कराए। हुआ है ये, मैं कोई अपनी बात बना के नहीं बोल रहा है, सारी फुटेजेस हैं, क्लियरली हुआ है। इतना थर्ड क्लास हिसाब किताब था, इतनी थर्ड क्लास हैंडलिंग, जो तो हमारी आर्म फोर्सेज हैं जो कि एक नंबर की ट्रेंड है, जो उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत चीजों से रोक दिया। उन बहादुर पुलिस वालों की बात है कि पूरा पेट के अंदर छनली हो गए लेकिन नहीं छोड़ा, कसाब को जिंदा पकड़ा, अपनी जान दे दी। लेकिन कसाब को, अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाते इन्होंने तो कह देते आरएस की साजिश है, आरएसएस की साजिश है। मतलब जो स्वयंसेवी संघ सारी चीजों में सबसे आगे रहता है, उसकी साजिश बना दी। बहुत बढ़िया भाई। इन्होंने तो ये भी बोला था कि अगर गवर्निंग की बात देखनी है तो आप सबको छोड़िए, और क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ से ज्यादा अच्छे तो आपके लालू यादव हैं। योगी आदित्यनाथ से अच्छे लालू यादव हैं। आतंकवाद थोड़ी कुछ होता है, होता तो क्या है, होता एक ही चीज है, वो है आरएसएस की साजिश। आप उस टाइम पे आपका मीडिया अपने ही सोल्जर्स की सारी लोकेशन एंड मूवमेंट लाइव टेलीकास्ट करके अपने दुश्मनों को बताता है। तो जो तीनों स्तंभ हैं वो गटर में डाल दिए जाते हैं, और फिर वो कहते हैं क्या वाह भाई वाह। और इन लोगों के अंदर इतनी ऑडेसिटी है कि ये उठ के अब यहाँ चिल्लम चिल्ली मचा के, और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं उनकी इतनी ऑडेसिटी आ रही है कि यहाँ पे सवाल पूछना है क्या फालतू का बहाना। मतलब सबसे गलत चीज है बोलो, और आखिर में कहते हैं हमने कुछ गलत थोड़ी बोला, हमने तो सिर्फ सवाल पूछे हैं। तो एक सवाल मैं भी पूछता हूँ, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम सीधा जाके इनको कंडेम कर सको कि नहीं? अगर आदमी जिहादी है तो वो जिहादी है, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर वो डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, क्या है। बोल पाओगे? जो प्लकार्ड खड़े होकर पकड़ ले यासिम टू भी हिंदू है, वो जाके बोल सकते हैं सेम सेम बात जब वो बदल गई है कि अशीम टू भी है मुस्लिम? नहीं बोल सकते। 50 लोग का ड्रामा यहाँ पे शुरू हो जाता है। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा हो रहा है, और ये बहुत ही द्वम दर्जे की बात है। पर आप कर लो, इस्लामाबाद के अंदर भी एक बम फटा, वो कह रहे हैं कि इंडिया ने किया है, हम कह रहे हैं कि ये क्या मतलब है? जो देश पूरा का पूरा ही आतंकवादियों से भरा हुआ है, उनमें से आपस में कोई फट गया तो फट गया, क्या कर सकते हैं उसमें। सबसे ज्यादा आतंकवादी तंजीमें इस टाइम पे पाकिस्तान में रन करती हैं। कोई छाती पात के पंप फट गया तो फट गया। और जो उनका फॉरेन मिनिस्टर वो क्या चिल्ला रहा है, वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। बेटा अगर, जो कि निकलना तो है, लेकिन अगर सही से निकल गया ना अब की बारी, तो पिछली बारी सबक सिखाया था, अब की बारी ज्योग्राफी बदलेगी।
और फिर जब ज्योग्राफी बदल जाएगी तो सारी अकलें आ जाएंगी। जो पिछले 2 दिनों में मैंने देखा है उसको देख के सच में कई बार ऐसा लगता है कि असली दुश्मन तो देश के अंदर है, देश के बाहर वाले तो चलो फिर भी संभाले जा सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं और वो बहुत तरीके से इनसे लुभा लेंगी। अब इसके बाद चलते हैं, जिस ये बमलाज जो एक चीज़ को लेकर आ गया था वो था बिहार इलेक्शन का मनोबल तोड़ने के लिए, लेकिन उसका असर हुआ उल्टा। पंपर वोटिंग हुई, दोनों चरण मिला करके 66.9% वोटिंग हुई है, लगभग 67%, जो कि हाईएस्ट है जब से बिहार में पहले चुनाव थे 1951 से लेके आज तक की। बहुत सारे पोल्स आए हैं, मैं कुछ पोल्स आपके साथ शेयर करता हूं अभी। तो अलग अलग पोल्स हैं, पर जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मेरे को लगता है कि 145 से 160 के बीच में इनकी सीटें आएंगी। मुझे लग रहा है कि इन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और बढ़ भी सकते हैं। तो जो पोल्स आए उसमें ये है, जिसमें दैनिक भास्कर का, जिसमें एनडीए को वो देते हैं 145 से 160, महागठबंधन को देते हैं 73 से 91 और अन्य को देते हैं 5 से 10। अब मेन बात ये, ना तो ये इंडी गठबंधन है, क्योंकि इंडी गठबंधन टूट गया था जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल उसको छोड़ गए थे, और शरद पवार जी की पार्टी टूट गई थी और उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई थी, तो इंडी गठबंधन अपने आप में ही टूट गया था। दूसरी बात आती है उसके बाद आपकी सबसे मेन चीज, वो है, इसको महागठबंधन भी कहना गलत है, क्योंकि 2015 में जब नीतीश और लालू एक साथ लड़े थे तो उसको महागठबंधन बोला गया था, लेकिन अब नीतीश और लालू एक साथ नहीं है, वो एनडीए का हिस्सा है, तो उसको महागठबंधन भी नहीं बोलना चाहिए। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये है समझौता, ठीक है, कि हारते को तिनके का सहारा वाली बात हुई है, जिसमें तिनका पकड़ने जा रहा था जो, उसने तिनके को ही तोड़ दिया। तो दैनिक भास्कर ने एनडीए को दिए हैं 145 से 160, तिनके वाली पार्टियों को दिए हैं 73 से 91 और अन्य को दिया 5 से 10। इसके अलावा फिर आया मैट्रिक्स, IANS वालों ने दिया है 147 टू 167 एनडीए को, महागठबंधन को दिया है 70 से 90, अन्य को दिए हैं 0 से 7। अन्य के अंदर आपका जनस्वराज आता है, ओवैसी जी की पार्टी आती है, और जो क्या कहते हैं लालू यादव के बड़े बेटे हैं उनकी पार्टी, जिसमें वो अपनी सीट पे जीत रहे हैं। बाकी देखते हैं, अगर किसी और सीट पे भी उनका कोई कैंडिडेट जीत जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव का फिर डाउनफॉल पक्का है, और तेज प्रताप यादव अपना जो हक उनको मिलना चाहिए था, जिनसे उनको वंचित कर दिया गया, उस पर वो वापस अग्रसर होंगे। इसके अलावा आता है आपका पीपल्स प्लस का, वो देते हैं 133 टू 159 एनडीए को, 75 से 101 मिलीजुली सरकार को, फिर मिलीजुली पार्टियों को, और 2 से 13 अन्य को। पीपल्स इंसाइडर देता है 133 टू 148 एनडीए को, 87 टू 102 बाकियों को, और अन्य को मिलता है 3 टू 8। चाणक्य जो है वो देते हैं 130 टू 138, चाणक्य वालों ने सबसे कम दिए हैं, सारे जो पोल्स मेरे पास हैं, और 100 से 108 सीटें उन्होंने दी हैं बाकी पार्टियों को, और अन्य जो इंडिपेंडेंट कहे जा सकते हैं उनको दिया उन्होंने 3 टू 5। फिर पोलस्ट्रेट ने दिया है 133 टू 148 एनडीए को, 87 टू 102 महागठबंधन कह लो चलो यार, बहुत मीम बना लिया। अन्य को दिए हैं 3 टू 5। जेवीसी पोल्स ने दिया है 135 टू 150 एनडीए को, 88 टू 103 महागठबंधन को, और 3 टू 6 अन्य को। उसके अलावा टाइम्स नाउ ने दिया है 143 सीटें एनडीए को, 95 महागठबंधन को, और 5 सीटें
अन्य को। उसके अलावा प्रजा पोल्स एनालिटिक्स ने दिया है 186। ये एक दो जो हैं उनके बारे में बात करना अलग से मैं चाहूँगा। 186 इन्होंने दी है एनडीए को, 50 दिए हैं महागठबंधन को, 7 दिए हैं अन्य को। ठीक है। उसके अलावा कामाख्या एनालिटिक्स ने दिया है 167 टू 187 एनडीए को, 54 टू 74 महागठबंधन को और 2 से 9 अन्य को। न्यूज़ 18 ने दिया है 140 से 150 एनडीए को, 85 टू 95 महागठबंधन को और 5 से 15 अन्य को। और रुद्र रिसर्च ने दिया है 140 टू 152 एनडीए को, महागठबंधन को 84 से 97 और 3 to 6 दिया है अन्य को। तो पोल ऑफ पोल्स का जो एवरेज निकल के आया है वो आया है 154 सीटें एनडीए को, 83 महागठबंधन को और 6 अन्य को। अब इसमें जो मेन चीज़ें बात करने की हैं वो है तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे, पार्टी से निकाले गए, अपनी खुद की एक छोटी सी पार्टी उन्होंने बनाई, कुछ सीटों पे वो लड़े हैं और अपनी सीट पे वो जीत रहे हैं। ये बात बहुत क्लियरली सामने आई है। लोगों की सहानुभूति भी है उनके साथ, और ऊपर से वही वाली बात है कि वो भक्त हैं जी। ठीक है। और जो कृष्ण जी का भक्त होता है उसको हराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके ऊपर उनका हाथ है। तो जब तक उनका हाथ है तो तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो। और बंदा सच बोलता है। और एक बात तो माननी पड़ेगी, लालू जी के इस पूरे परिवार में एक उन्होंने, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बंदा ऐसा है उनका बच्चा कि उनको सच में गर्व होना चाहिए, उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया। और जिसने घर तोड़ दिया, ठीक है, उसको उन्होंने एकदम पार्टी पकड़ा दी। ये घर की पॉलिटिक्स में आरजेडी का बर्बादी होनी तय थी। इस चुनाव के बाद उस पर पूरी की पूरी ठप्पा लग जाएगा कि अब आरजेडी बर्बाद है। और जब तेज प्रताप यादव जीतने के बाद अपने पूरे ताकत के साथ वापस आएंगे तो फिर उस आंधी के अंदर किस किस की झोपड़ी उड़ेगी, ये देखने लायक होगा। इसके अलावा देखने लायक बात होगी जो कि है रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान की पार्टी की। उनको काफ़ी सोच समझ करके सीटें दी गई थी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से लग रहा है। तो जो उनका नंबर निकल के आएगा वो इस चुनाव में कई चीज़ें डिसाइड करेगा। उस चुनाव में ये भी डिसाइड कर सकता है कि नीतीश कुमार के अलावा क्या और भी कोई चेहरा बन सकता है या नहीं। ये संभावनाएं क्या बनती है उस पर भी बात निकल के आ सकती है। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार यादव ही रहेंगे, नीतीश कुमार जी ही यादव नीतीश कुमार जी ही रहेंगे सीएम बिहार के। लेकिन कुछ समीकरण निकल के आ सकते हैं जिसपे पॉलिटिकल विषाद और थोड़ा एंटरटेनमेंट का हिसाब किताब और न्यूज़ आगे बन सकती है। और सबसे मेन बात रहेगी इस चुनाव के बाद कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी जो हैं, कांग्रेस तो चलो वो सुसाइड मिशन पे आई थी कि हम मरेंगे और साथ में सबको लेके मरेंगे। जो रहेगी बात वो रहेगी लेफ्ट की, या वो अपना आखिरी के जो कुछ राज्य हैं जहाँ उनको 2-4 सीटें मिलती हैं उसको भी खोने जा रहे हैं। 5-7 सीटों की बात उठ के निकल के आई है कि इतनी इनको मिल सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ फिर तो फिर बेटा केरला ही केरला है, फिर ना है कुछ पूरे टाइम, फिर तो सारा सब बड़ा सिमट रहा है। रेड कॉरिडोर खत्म होते पता चला तुम्हारी पार्टियां भी नमस्ते बोली। क्योंकि अगर इतनी कम सीटें रहेंगी तो फिर आगे इनकी मतलब जो पावर है वो तो ज़ीरो हो जाती है ना। अगर आप लाइन में हैं, आपके पास 2-4 नंबर हैं, लेकिन आप उससे पावर प्रोजेक्शन में नहीं आ सकते तो पॉलिटिकल सिनेरियो में सुसाइड ही है। और ये स्लो डेथ अच्छी अच्छी पार्टियां नहीं झेल पाएंगी। तो ये बात देखने लायक होगी। इसके अलावा
67% के करीब वो मतदान हुआ। इलेक्शन के अंदर इतना सारा, इलेक्शन से सेकंड फेज के इलेक्शन से एक दिन पहले बम ब्लास्ट होना, इस पूरे इलेक्शन के दौरान छठी मैया की एक तरीके से उसको ड्रामा बताया जाना, उसकी पूजा को, कई सारी चीज़ें ऐसी रही जो जिसने ये तय किया है कि अगर आरजेडी चाहे भी तो भी इस चुनाव को नहीं जीत सकती, और वो कंसीड करते हुए दिखे हैं। अब सेकंड चुनाव से पहले, फेज के चुनाव से पहले जब मैंने बोला था तो मेरा ये मतदान ये था कि 145 से 160 के बीच में कुछ बात अटकेगी, लेकिन इन सारे जो बीच में हरकतें, घटनाएं, चीज़ें हुई, उसका दाम मुझे लग रहा है कि मामला 170-180 तक भी जा सकता है। मतलब वो उस टाइम मेरा 160 थोड़ा स्ट्रेच्ड अप था कि मेरा था कि 145 से 155 के बीच में रहेगा, 5-7 सीटें अगर एक्स्ट्रा आ गई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। पर इन सब ड्रामों के बाद मुझे लग रहा है कि इनका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद बोले हैं कि फर्स्ट फेज में हम 66 के 66 सीटें निकाल देंगे, और फर्स्ट फेज का चुनाव जहां भी हुआ है वहां पे वो स्ट्रॉन्ग पार्टी गिने जाते हैं। अगर वहां पे वो 66 सीटें बोल रहे हैं, और सेकंड फेज में जहां चुनाव हुआ वहां पिछली बार उनकी 49 सीटें उन्होंने जीती, और मैं कहता हूँ 49 की 49 जीत जाओ, तो 66 और 49 यानी कि 115 हमारा आज नहीं मिला। चलो सिर्फ आरजेडी नहीं, टोटल मिला करके तो नहीं मिली बहुमत। अगर आप बोल रहे हैं कि आपकी अपर लिमिट 116 है तो लुटिया डूब गई। बाकी आने वाला टाइम बताएगा क्या बनता है, एंड आई होप जो भी लोग जिन्होंने अपने परिवार खोए हैं इस बम ब्लास्ट में, उनको ईश्वर इस बहुत ही मतलब बहुत दिक्कत वाले समय से लड़ने की क्षमता दे। जिन लोगों को पकड़ा गया है इस पूरे प्रकरण में, उनको सख्त से सख्त सजा हो, यानी कि फांसी मिले सीधी, और उससे नीचे कुछ मिलने का सेंस ही नहीं बनता। उनके घर परिवार पे जितने भी उनको सरकारी सुविधाएं मिली हैं उनको उसी टाइम लिया जाए, खारिज किया जाए, और ये स्टेटमेंट सेट हो कि अगर आपका घर का परिवार का बंदा आतंकवादी गतिविधियों में मिलता है तो आपको शून्य पे लाके खड़ा नहीं किया जाएगा, आपको माइनस में लाया जाएगा। अगर इनको ये डर होगा कि इनके बाद इस कदम को उठाने के बाद इनके घर वालों के साथ कुछ उन पे भी इस बात से दिक्कत आ सकती है, तभी जाके ये सुधरेंगे, वरना ये रेडिकल बंदा अगर रेडिकल है तो वो इसी एक चीज से डर सकता है, वरना ये नहीं डरेंगे। और इनको डराने का सबसे सिंपल तरीका है, इसके बाद इनके कंसिक्वेंसेस इतने बुरे और इतने विनाशकारी होने चाहिए कि ये समझें कि अगर एक हरकत हुई तो उसके बदले में जो होगा वो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। मेरी ये वीडियो थोड़ी हार्श रही, ये मैं जानता हूँ, पर जो सिनेरियोज रहे हैं उसमें हार्श होना बहुत ज़रूरी है। हार्श नहीं, मतलब आपको बिल्कुल ट्रुथ एकदम मुंह पे बोलो। संकोच करते रहेंगे तो हम संकोच ही करते रहेंगे। क्या आपको शत्रुबोध है? ये मेरा सवाल है आपसे। क्या आप जानते हैं कि आपका शत्रु कौन है? क्योंकि फेक दोस्ती से अच्छा है कि आपको ये पता हो कि आपको शत्रुबोध हो, आपको पता हो कि आपका शत्रु कौन है। चिकनी चुपड़ी बातों से, अपीजमेंट से कुछ नहीं होना है। जो गलत है उसको गलत बोलिए, जो सही है उसके साथ खड़े होइए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आप आगे क्या इस बारे में सुनना चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स के बारे में सुनना चाहते हैं, ताकि मैं कुछ और चीज़ें लेके आऊँ। आप जो सुनना चाहते हैं वो चीज़ें लेके आऊँ, जिस चीज़ में आपकी रुचि हो, उसकी चीज़ के बारे में बात हो इस चैनल पे। यही मेरी आपसे इस वीडियो में बातचीत थी अभी तक। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।